माननीय उपसभापति जी। श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, मैं रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए कैंटोनमेंट बिल 2006 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। उपसभापति जी, मेरा जन्म एक छावनी क्षेत्र में हुआ। अंबाला कैंट में मैं जन्मी, वहीं पली पढ़ी बड़ी हुई और उसके बाद मेरा राजनीतिक सफर भी अंबाला कैंट से ही शुरू हुआ। 2 बार अंबाला कैंटोनमेंट का मैंने एमएलए के तौर पर हरियाणा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद जब मैं दक्षिण दिल्ली से सांसद चुनी गई तो दिल्ली कैंटोनमेंट मेरे संसदीय क्षेत्र में आता था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि रक्षा मंत्री को ये बता दूं कि मैंने एक निवासिनी के तौर पर भी छावनी की समस्याओं को भोगा है और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी छावनी की समस्याओं को जाना और समझा है। इसलिए जो कुछ भी मैं इस बिल के बारे में यहाँ कह रही हूँ वो कहीं से पढ़ा या सीखा हुआ नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर कह रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी रक्षा मंत्री जी। ये बिल बहुत बड़ा है, 365 धाराएं हैं इसमें, 5 अनुसूचियां हैं, 140 पृष्ठों में ये बिल चलता है। इस बिल में आपने अपनी ओर से 60 संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मेरा सुझाव है आपको, जब भी कभी इतने बड़ी संख्या में संशोधन प्रस्तुत किए जाने हों तो पुराने बिल को विड्रॉ करके वापस लेके एक नया बिल नए रूप में देना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि ये बिल जब आपने पिछली बार दिया, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, तब तो मालूम नहीं था कि सरकार की ओर से क्या संशोधन आने वाले हैं, और अब एकदम पुलिंदा आ गया 60 संशोधनों का। और आप जानते हैं कि संशोधन अलग से नहीं पढ़े जा सकते। संशोधन पढ़ने के लिए मूल बिल को साथ रखना पड़ता है, क्योंकि संशोधन में तो लिखा ही ये होता है पृष्ठ इतने पर धारा इतना, पंक्ति इतना, उसमें फला को फला पढ़ा जाए, उसका लोप कर दिया जाए, उसको संशोधित कर दिया जाए। तो बार बार पन्ने पलटते 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 60 संशोधनों के बारे में मतलब कई बार तो खीज होने लगती है और बहुत असुविधा होती है। पर सांसदों को तो जो असुविधा मुझे पढ़ने में हुई वो तो हुई, लेकिन असुविधा आपको भी होने वाली है रक्षा मंत्री जी। जिस समय आप ये संशोधन मूव करने के लिए खड़े होंगे, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि आप 60 के 60 संशोधन एक साथ मूव कर दें। और आप देखिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। आप शुरू बहुत उत्साह में करेंगे, मैं आ रही हूँ उसमें। आप शुरू इससे करेंगे यस सर, क्योंकि आप पहले कहेंगे आई मूव माई अमेंडमेंट नंबर सो एंड सो, आई मूव माई अमेंडमेंट नंबर सो एंड सो, 10 तक ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद आप कहेंगे आई मूव माई अमेंडमेंट, आई मूव माई अमेंडमेंट, और 30 तक आते आते आप कहेंगे आई मूव, आई मूव, आई मूव, आई मूव, और सब करीब 100 बार आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। तो मेरी असुविधा के बाद आपको असुविधा भोगनी पड़ेगी। तीसरी असुविधा पीठासीन अधिकारी को भोगनी पड़ेगी। 60 संशोधन पारित करवाने, 60 संशोधन पारित करवाने में अगर एक एक मिनट भी हम लगाएं आईज नोज पुटअप करना इस सारे में, तो 1 घंटा बिल को पारित करने में लगेगा। और उतनी ही इन सांसदों को पड़ेगी जो आईज नोज आईज नोज आईज नोज कहते रहेंगे। और इस सारे से बचा जा सकता था, सारे से बचा जा सकता था अगर आप इस बिल को विड्रॉ कर लेते, उन 60 संशोधनों को इसमें समावेश करते हुए और एक नया बिल रख देते, तो पहली बार में जो हम बिल पढ़ते वो नए रूप में पढ़ते और आप भी यहाँ पर इस सारी की सारी असुविधा से बच जाते। वैसे थोड़ी सी असुविधा मैंने भी आपकी बढ़ा दी है, पर मेरे पास चारा नहीं था। मैंने संशोधन तो बहुत बनाए थे, 25 संशोधन बनाए थे, मगर आपकी इस असुविधा को देखते हुए 11 कर दिए हैं। पर वो 11 मुझे इसलिए करने पड़े कि एक तो मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं कि मैं बिल में संशोधन लाऊं, मैं तो केवल संशोधन के रूप में ही संशोधन ला सकती हूँ। लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि मुझे कुछ संशोधन ऐसे लगे जिन्हें शायद आप स्वीकार कर लें। मैं जानती हूँ दलीय प्रजातंत्र में संख्या बल पर संशोधन आते हैं। अगर संख्या बल पर इस हाउस में वोटिंग हुई तो निश्चित तौर पर मेरे संशोधन गिरेंगे, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं कि जिनके बारे में जब मैं बोलूंगी तो शायद आपका स्वयं का मन चाहेगा।
तो हो सकता है आप उनको स्वीकार कर लें। तो उस समय अगर आप मुझे कहते कि आपका सुझाव तो अच्छा है लेकिन आप अमेंडमेंट देती तो मैं स्वीकार करता, तो आपको ये हैंडल न मिल जाए, ये बहाना न मिल जाए, इसके लिए मैंने संशोधन आज प्रस्तुत किए हैं और 11 संशोधन में इसमें प्रस्तुत कर रही हूं। ये सुझाव देने के बाद, और मुझे लगता है आपने पहले उसको कहा कि आई एम करेक्ट, क्योंकि आप तो इस तरह की असुविधाओं से बहुत बार गुजर चुके, सबसे ज्यादा गुजरे होंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर, जब आप बजट का बिल, फाइनेंस बिल पारित कराते थे, लेकिन कैंटोनमेंट बिल में आपको ये असुविधा सहनी पड़ी, इसकी शायद आपने कल्पना नहीं की थी। खैर वो हुआ। अब मैं इस बिल पर आती हूं। उपसभापति जी, हमारे देश में पहला कैंटोनमेंट एक्ट 1924 में बना, यानी आजादी से पहले। आज 82 वर्षों के बाद हम उस कैंटोनमेंट एक्ट को संशोधित कर रहे हैं। अब 82 वर्षों में तो दुनिया बदल गई, तो एक बेचारे कैंटोनमेंट की क्या बिसात है। जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कई कई गुना हो गई, और जब जनसंख्या कई कई गुना हो गई, साधन उतने ही रहे तो उनकी समस्याएं कितने गुना हो गई, उनकी तकलीफें कितनी गुना हो गई, उनकी परेशानियां कितनी गुना हो गई। तो इसीलिए बल्कि आपने जब इस बार कैंटोनमेंटों का वर्गीकरण किया तो बजाय 3 के 4 भागों में किया। उपसभापति जी, 1924 के एक्ट में 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में कैंटोनमेंट्स को बांटा जाता था, और आप हैरान होंगे कि सबसे बड़ा कैंटोनमेंट जो था वो 10,000 से ऊपर वाला बनता था। लेकिन आज जो रक्षा मंत्री जी ने बिल पेश किया है उसमें सबसे बड़ा कैंटोनमेंट 50,000 से ऊपर की जनसंख्या का रखा है, और 10,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे के कैंटोनमेंट को श्रेणी 2 में रखा गया है। 2,500 से ऊपर और 10,000 से नीचे की जनसंख्या को श्रेणी 3 में रखा गया है, और 2,500 तक की कैंटोनमेंट्स को श्रेणी 4 में रखा गया। ये नई श्रेणी आपने बनाई। लेकिन जब मैं इसके उद्देश्य और कारणों का विवरण पढ़ती हूं तो उसमें 5 उद्देश्य मुझे दिखते हैं, जिसमें सबसे पहला है बृहत्तर लोकतंत्रीकरण, जिसको आपने कहा है ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन। अब ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन यानी बृहत्तर लोकतंत्र के नाम पर ये बिल आप लाए हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे कि ये बिल जो अभी तक लोकतंत्र चल रहा था उस लोकतंत्र को भी कम कर रहा है, कहीं कहीं तो उसे नकार रहा है। मैं यहाँ एक बात आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर दूं कि जवाब देते समय ये मत कहिए ये आपके समय का बिल है, 2003 में बना था, इसके नीचे जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिखा है, क्योंकि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चल सकता। या तो आप हमारे किए हुए तमाम कामों को ओटिए, लेकिन जहां आपको सूट करता है वहां आप बदल देते हैं। पोटा आपने निरस्त कर दिया, लेकिन कैंटोनमेंट बिल आप ये कह दें मुझे कि भी तुम्हारे समय का बिल है। हमारे समय बिल ड्राफ्ट जरूर हुआ था, लेकिन जब बिल ड्राफ्ट होता है तो मंत्री उसे नहीं देखता, अधिकारी उसको ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी को जाता है और स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसाएं आती हैं, उस समय जरूर मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि उस समय पब्लिक की भावना, जनता की भावना उस बिल में समाविष्ट हो चुकी होती है। और जब हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बैठते हैं, दलीय सीमाओं को लांघ जाते हैं, और इसलिए बहुत अच्छी अनुशंसाएं कमेटी में आती हैं। आपने 60 संशोधन दिए हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि कमेटी ने जितनी अनुशंसाएं लोगों को राहत देने वाली की थी, जितनी अनुशंसाएं इस बिल को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की थी, उनमें से एक भी संशोधन को आपने स्वीकार नहीं किया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 60 संशोधन आए आपकी तरफ से, लेकिन एक भी संशोधन जो वाकई इसको लोकतंत्रीकरण की तरफ बढ़ाता, इसका लोकतांत्रिक स्वरूप और ज्यादा बड़ा करता, उसको आपने स्वीकार नहीं किया। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, केवल ऐसे नहीं कहूंगी। उपसभापति जी, मैं छोटी बात से शुरू करती हूं। कैंटोनमेंट बोर्ड का एक अधिकारी होता है सीईओ, उसको अभी तक 1924 के एक्ट के तहत कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता था। आज ये 2006 वाला बिल उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बता रहा है। आप कहेंगे क्या फर्क हो गया, जरा सा भाषा का हेरफेर है? नहीं उपसभापति जी, ये भाषा का हेरफेर नहीं है, ये भावों का हेरफेर है, ये अधिकारों का हेरफेर है। जब आप किसी को कहते हैं ही इज कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपके मन में एक शक्ल बनती है उसकी कि अच्छा कैंटोनमेंट का एक अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को करता होगा। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपके मन में सूरत बनती है अच्छा ये तो कैंटोनमेंट का सर्वे सर्वा होगा, ये कैंटोनमेंट का मुखिया जैसा होगा। और ये सच है। आपने केवल भाषा नहीं बदली, केवल उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दर्जा नहीं दिया, आपने उसके अधिकार बढ़ाकर उसको वाकई सर्वे सर्वा बना दिया। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बात मैं कह रही हूं वो स्टैंडिंग कमेटी ने कही थी
स्टैंडिंग कमेटी ने तो यहां तक कहा था कि उसे बोर्ड का मेंबर भी नहीं रहना चाहिए, केवल एग्जीक्यूटिव रहना चाहिए। अगर आपको संशोधन स्वीकार करना चाहिए था तो सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। मैं पढ़कर बताती हूं डेफिनेशन। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रही हूं मैं, पेज 35 पे। द कमेटी फर्दर फील, एक सेकंड, ये मैं पढ़ रही हूं पेज 13 पे, 3.10 रिकमेंडेशन एंड 3.11। The committee, after carefully examining the suggestions given by various organizations, associations and individuals, are also of the view that CEO should not be made the member of the board. ये है उनकी रिकमेंडेशन। और 3.11 में है, the committee feel that CEO should act only as an executive to carry out legislative instructions of the board and should be accountable to the board. कमेटी आपको कहती है कि आप सीईओ को मेंबर मत बनाइए, उसको केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने दीजिए और उसके साथ साथ बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाइए। लेकिन आपने सीईओ को क्या बनाया? धारा दर धारा, क्लॉज आफ्टर क्लॉज। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि कहां कहां आपने जो पहले अधिकार थे वहां के निर्वाचित सदस्यों के पास, वो आपने लेकर के आज सीईओ को दे दिए। आपको मालूम है रक्षा मंत्री जी, 1924 के एक्ट में उपसभापति जी, जो टैक्स का असेसमेंट होता है, उस टैक्स के असेसमेंट पर जब आपत्तियां सुनी जाती हैं तो उसका अधिकार एक असेसमेंट कमेटी को था, जो निर्वाचित सदस्यों में से बनती थी। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जब टैक्स का असेसमेंट होता है उससे बहुत लोग त्रस्त होते हैं, तो वो अपनी आपत्तियां सुनाना चाहते हैं। जब पब्लिक के लोग बैठते हैं तो उसको बहुत संवेदनशीलता से सुनते हैं। आज वो असेसमेंट कमेटी की बात हटाकर इन्होंने असेसमेंट करने का वो जो अधिकार है वो सीईओ को दे दिया। अब असेसमेंट कमेटी नहीं उसको करेगी, जो आपत्तियां सुनने की बात थी वो आपत्तियां नहीं सुनेंगी, सीईओ सुनेगा। दूसरी बात, जो असेसमेंट लिस्ट का ऑथेंटिकेशन होता था वो कमेटी का मेंबर करता था। अब इन्होंने कह दिया कि सीईओ प्रेसिडेंट की अप्रूवल से करेगा। प्रेसिडेंट भी यहां निर्वाचित सदस्य नहीं है, उसको मैं बाद में बताऊंगी, वो भी स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर है। तो सीईओ प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ऑथेंटिकेट करेगा लिस्ट को, जो पहले असेसमेंट कमेटी का मेंबर करता था, वो भी आपने हटा दिया। फिर असेसमेंट लिस्ट का संशोधन, अमेंडमेंट, ये बोर्ड करता था, पूरे का पूरा फुल बोर्ड बैठता था जिसमें सारे निर्वाचित सदस्य बैठते थे, वो आपने हटाकर सीईओ को दे दिया। ये क्योंकि इतना बड़ा बिल है, सारी धाराएं एक साथ नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ये 3 उदाहरण दिए हैं आपको कि आपका ये आज का बिल सीईओ को सर्वे सर्वा बना रहा है और असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जैसी चीज को भी आम लोगों से, निर्वाचित सदस्यों से हटा करके दे रहा है सीईओ को, और इस पर भी कमेटी का रिकमेंडेशन है। और कमेटी का रिकमेंडेशन वही है जो मैं कह रही हूं, 5.5 पेज 35 में। द कमेटी फर्दर फील that the objection received to evaluation or assessment should be inquired into or investigated by a committee consisting of both nominated and elected members of the board or civil area committee instead of conferring this power on CEO. लेकिन ये आपने किया। अब ये बृहत्तर लोकतंत्र का दूसरा पहलू आपको बताती हूं। रक्षा मंत्री जी जो बिल लाए हैं उसकी धारा 12, उपधारा 3 और 6 में, 6 नहीं वो 6, उसका जो जी होता है अंग्रेजी का जी, उसमें आपने निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, पहले 7 थी अब 8 कर दी है। और आप इसको डेमोक्रेटाइजेशन, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन बता रहे हैं कि आपने निर्वाचित सदस्य 1 बढ़ा दिया। इसी तरह कैटेगरी 2 में 12 की धारा उपधारा 4 और 6 यानी जी में आपने 7 सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी। ये एक सदस्य बढ़ाया है और इसको ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन कहा जा रहा है कि हमने निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1 बढ़ा दी। लेकिन उपसभापति जी, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन के माने हैं कि नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो यानी मनोनीत और पदेन सदस्यों से कम 1 संख्या निर्वाचित की ज्यादा हो तो हम उसको ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये कुल संख्या कितनी बन रही है? एक्स ऑफिशियो नॉमिनेटेड भी 8, इलेक्टेड भी 8, तो कुल मिलाकर 16 है, बराबर की, एक की भी संख्या ऊपर नहीं है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 7 और 7 14 है, एक भी ऊपर नहीं है। इसके अलावा एक और बात कहना चाहती हूं
जो सुविधा की दृष्टि से कहना चाहती हूँ कि जहां कहीं भी रक्षा मंत्री जी जिस किसी भी संस्था में निर्णय वोटिंग से होने का प्रावधान हो, वहां नंबर ऑड होना चाहिए, इवन नहीं। ऑड नंबर होता है तो एक ही बार में फैसला हो जाता, 8 और 7 पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहां अगर हर निर्णय में 8-8 होने लगे, सपोज निर्वाचित सदस्य सारे एक तरफ हो जाएं और नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो एक तरफ हो जाएं, तो आपके लिए तो हर दिन का झगड़ा है। और फिर कैसे करेंगे? आप वीटो पावर देंगे प्रेसिडेंट को, या आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स करेंगे, लॉटरी से निकालेंगे। तो जो निर्णय, अगर आप बेटर डेमोक्रेटाइजेशन चाहते थे, तो जो निर्णय निर्वाचित सदस्यों की एक संख्या बढ़ाकर किए जाने चाहिए थे, वो आपने इवन नंबर ला करके कर दिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बहुत छोटे छोटे ये संशोधन दिए हैं मैंने। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कोई फॉल्स प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, सरकार के साथ है हम इसमें। मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रही जो मेरे दल को फायदा देगी, तो आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। जहां मैंने ये कहा है कि 8 सदस्यों से 9 कर दीजिए और जहां 7 से 8 कर दीजिए, तो संख्या 16 की जगह 17 हो जाएगी, अनइवन यानी ऑड हो जाएगी। और जहां पर 14 है वहां 15 हो जाएगी, तो वहां भी अनइवन यानी ऑड हो जाएगी। और इसके साथ साथ ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन का आपका उद्देश्य, बृहत्तर लोकतंत्रीकरण का आपका उद्देश्य पूरा हो सकेगा, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या चाहे एक ही ज्यादा हो, मगर नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो से ज्यादा होगी, मनोनीत और पदेन से ज्यादा होगी। इसी श्रृंखला में कहना चाहती हूं, आपकी धारा 19 उपधारा 1 में आपने कहा कि स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इसको डीम्ड म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया है, कैंटोनमेंट को आपने डीम्ड म्यूनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका माना है। किसी भी नगरपालिका में क्या प्रेसिडेंट कोई अधिकारी होता है? हमने 73वां 74वां संशोधन पारित किया। जितने हमारे निर्वाचित बॉडीज हैं, सब में चुना हुआ सदस्य होता है। कुछ जगह पर तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, जैसे कुछ जगह मेयर डायरेक्ट चुना जाता है, कुछ जगह मेयर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से चुना जाता है। लेकिन कहीं भी अधिकारी नहीं होता अध्यक्ष। जिला परिषद है, जिला परिषद का अध्यक्ष अधिकारी नहीं होता, जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते हैं, इवन गांव के सरपंच चुने जाते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं ये कैंटोनमेंट इलेक्टेड बॉडी भी, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन भी है, एक तरफ आप कह रहे हैं ये डीम्ड म्यूनिसिपैलिटी भी है, लेकिन धारा 19 उपधारा 1 में आपने कहा कि स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट होगा। तो अगर स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट होगा तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? इसलिए बल्कि मेरा तो यह भी सुझाव है कि आप चाहें तो मेयर की तरह डायरेक्ट चुनाव सबसे कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप, मैंने एक संशोधन दिया है इसमें कि अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होगा। आप इतना तो करें कि जो 8 लोग चुनकर आ रहे हो, जिसमें मैंने एक कहा है अगर आप मान लें वो 9 लोग, तो उन 9 लोगों में से आप निर्वाचित सदस्य को अगर आप अध्यक्ष बनाएंगे तो वाकई ये लगेगा कि आप ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। और वरना तो ये बात केवल इस किताब में लिखी हुई हम पढ़ लेंगे कि ये बृहत्तर लोकतंत्रीकरण के लिए बिल लाया गया था, वास्तव में वो लोकतंत्र इसमें कहीं दिखता नहीं है। इसका तीसरा पहलू बृहत्तर लोकतंत्रीकरण के विरुद्ध जो जाता है, आपने इसमें टैक्स कितना लगे क्या लगे इसका अभी फैसला स्वयं कर दिया है, एक्ट के माध्यम से कर दिया है। धारा 68 में आपने ये भी कह दिया कि जो कर लगेगा वो कर 10% से कम नहीं होगा और 30% से ज्यादा नहीं होगा। कौन सी म्यूनिसिपल कमेटी में एक्ट तय करते हैं कि आप कितना टैक्स लगाएंगे और किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? आपकी धारा 66 और 67 में जहां आपने ये कहा है कि ये एक्ट ये लगेंगे, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि डबल टैक्सेशन करने जा रहे हैं आप, एक्ट में मत डालिए। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उनकी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ के सुनाती हूँ, 66 और 67 की। ये देखिए धारा 66 पे 66 पे जो आपका स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन ऑन पेज 34 5.2 पैराग्राफ पढ़। द कमेटी फील that the matter of levying property tax and other taxes in the cantonment areas needs a flexible regime. If these conditions are laid down in the Act, it could become rigid. The committee feel that the existing provision of the Cantonments Act 1924 should be retained in the present bill. The committee desire that all efforts should be made to ensure that civil residents of the cantonment area are not subjected to double taxation. धारा 66 में इन्होंने स्वयं ने तय कर दिया
कौन कौन सी जगह पे लेवी की जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, और इसी तरह से धारा 67 में तय कर दिया फीस कहां कहां ली जाएगी। उस पर भी स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है 67 का, सेम पेज, पैरा 5.3। द कमेटी नोट that under subclause E of this clause, there is a provision to charge license fee on entry of vehicles. All types of vehicles of the residents of cantonment are taxed by the regional transport officer, who recovers tax as well as license fee for vehicles. The committee feel that imposing taxes by the cantonment board may lead to double taxation. Therefore, the committee desire that vehicles of the residents of the cantonment areas should not be subject to this fee, as they may have to frequently travel outside the cantonment area. अब जैसे मैंने कहा, मैं अंबाला कैंट में रहती हूँ, मैंने इनको स्वयं भोगा है। ऐसे कैंटोनमेंट एरिया है और साथ निकलता है तो सिविल एरिया म्युनिसिपल कमेटी का बन जाता है। एक समय था जब ये सारे का सारा कैंटोनमेंट एरिया था, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं जब चौधरी बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री बने तो अंबाला कैंट से ये ज्ञापन आया, ये मांग पत्र आया कि इसको एक्सीजन करिए एरिया को, और कुछ सिविल एरिया तो हमें दीजिए जहां बुनियादी सुविधाएं हमें मिल सकें। तो काफी बड़ा एरिया अंबाला कैंटोनमेंट से निकाला गया और सिविल एरिया बना। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक घर कैंटोनमेंट एरिया में था और एक घर सिविल एरिया में था। हम लोग रहते सिविल एरिया में थे, लेकिन हमारा एक बंगलो था, बेंगलो नंबर 75 मॉल रोड कैंटोनमेंट एरिया में। अब अगर मैं वहां से, हम लोग अपने 75 नंबर बंगले में जाएं, सुबह में पढ़ने के लिए जाया करती थी वहां, अगर हम वहां जाएं और शाम को अपने घर आए, तो क्योंकि व्हीकल एक बार कैंटोनमेंट एरिया में जा रहा है और एक बार म्युनिसिपल एरिया में आ रहा है, तो आप भी हमसे फी लेंगे और ये भी हमसे फी लेंगे। तो इतना बेतुका ये कर है जिसको खुद कमेटी ने कहा है कि डबल टैक्सेशन है, और ये चीजें एक्ट में लिखी जाती हैं क्या? मैं बार बार जो इनसे कह रही हूँ कि 66 और 67 में तो आपने 66 में प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, 67 में आपने लेवी ऑफ फीस की बात की, और ये भी बताया किन किन चीजों पर लगेगा, पर 68 में 68 में तो आपने ये भी बता दिया कि 10% से कम मत लगाना, 30% से ज्यादा मत लगाना। अब उपसभापति जी, अगर किसी एक इलेक्टेड बॉडी को, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पर लाई गई बॉडी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी टैक्स सीमा तय कर सके, वो भी एक्ट बताएगा, तो मुझे हंसी आती है। और मैं यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं, उनको ध्यान होगा, उडुपी, आप हैं सच कर्नाटक के उडुपी सर। कर्नाटक में उडुपी की जो म्युनिसिपल कमेटी है परंपरागत से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आपने कभी सुना होगा, वहां उडुपी की नगर पालिका ने कभी कर नहीं लगाया, कभी टैक्स नहीं लगाया और हमेशा प्रॉफिट में रही। ये उदाहरण है, पूरे देश में ये अनुकरणीय उदाहरण है उडुपी का, कि उडुपी की नगर पालिका के लोगों ने कभी कोई टैक्स नहीं लगाया और तो भी वो प्रॉफिट में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप इतना तो छोड़िए। इसीलिए उसका भी मैंने संशोधन दिया है, जहां मैंने कहा कि ये लगेंगे कर, लेकिन उसके आगे कहा है जहां 10% से 30% के उसका लोप कर दिया जाए, मैंने बोला है कि उसको आप हटा दें। क्योंकि अगर आप यहां से तय करेंगे तो फिर तो वहां बैठ करके लोग तय कैसे कर सकेंगे? कोई कैंटोनमेंट में किसी तरह की चीजें हैं, किसी कैंटोनमेंट की कैसी सर्कमस्टांसेस है, जैसे पूरा देश यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत चीजों में विविधताएं, ऐसे कैंटोनमेंट्स की भी विविधताएं हैं। लेकिन आप यहां तय कर रहे हैं कि नहीं, आप तो 10% से कम और 30% से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इस पर भी मैंने एक संशोधन दिया। इसी तरह से दो छोटी छोटी सी चीजें आप इस बिल में लाए हैं कि वोटर लिस्ट हर वर्ष बनेगी। सर, कहीं हुआ है ऐसा आज तक? वोटर लिस्ट चुनावी वर्ष में बने ये तो समझ में आती है, अब वोटर लिस्ट हर वर्ष में बनेगी, कितना पैसा खर्च होता है वोटर लिस्ट बनाने में, कितना काम बढ़ता है। हम क्यों ये खामखा काम बढ़ाना चाहते कि वोटर लिस्ट हर वर्ष में बनेगी? आप कहिए उसको कि वोटर लिस्ट चुनावी वर्ष में बनेगी। इसी तरह आपने कहा कि जो असेसमेंट है वो हर 3 साल पर होगी। बगल की नगर पालिका में असेसमेंट 5 साल पर हो रही है। आप तो जानते हैं सर, जब असेसमेंट होती है तो असेसमेंट में बढ़ता ही बढ़ता है टैक्स। तो नगर पालिका जो बराबर की है उसमें तो असेसमेंट हो रही है 5 साल पे, और आप इसमें कह रहे हैं 3 साल पे हो। और आपकी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है 5 साल पे होनी चाहिए, उन्होंने बोला है। ये सब मैं पढ़ रही हूँ, पेज 36, पैरा 5.8। In view of the suggestions received from the non-official witnesses, the committee recommend that new assessment list should be prepared every 5 years instead of 3 years as provided in the clause। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं दे दिया
ये स्टैंडिंग कमेटी के लोगों ने जब ये बिल उनको रिफर हुआ तो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के लिए, कहते हैं ना, टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन, ये बिल लोगों को दिया। जगह जगह से एसोसिएशन, जगह जगह से इंडिविजुअल, जगह जगह से ऑर्गेनाइजेशंस आई, उनके सामने उन्होंने ज्ञापन दिए। अंबाला कैंट बेंगलोर ओनर्स एसोसिएशन के लोगों ने ज्ञापन दिया और मैं हैरान हो रही थी जब मैं उस ज्ञापन को देख रही थी और इधर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को देख रही थी। रक्षा मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं में से 90% के साथ, 90% बिंदुओं के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने सहमति जताई है और वो सिफारिशें की हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि वो अकेले अंबाला कैंट ओनर्स बेंगलोर ओनर्स एसोसिएशन से नहीं आया होगा। सारी कैंटोनमेंट की लगभग एक सी समस्याएं हैं, सब लोगों ने आके कहा होगा। तो 90% बिंदु उन्होंने माने, मगर मुझे दुख से कहना पड़ता है आपने एक भी नहीं माना। जो बिल उनके पास गया वो बिल मूल रूप का ही है। आपने 60 संशोधन दिए, वो 60 संशोधन पढ़ने में मुझको 4 घंटे का समय लगा, लेकिन मेरा समाधान इतना भी नहीं हुआ। हमारे यहां से आए हुए एसोसिएशन के बिंदुओं को इतना अच्छा समझा कमेटी ने कि उनके ऊपर 90% बिंदुओं में सहमति जताई है। रिकमेंडेशन हमारे पक्ष में किया है, ज्ञापनों के पक्ष में किया है, जो ज्ञापन दिए जिन्होंने, लेकिन आपने 60 संशोधन के बावजूद एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया। आप मेरी वेदना समझ सकते हैं कि इतना समय लगाया मैंने बिल को पढ़ने के बाद, लेकिन एक जगह भी मुझे राहत की सांस नहीं दिखाई दी कि कोई आपने स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन माना। इसी तरह से आपने इसका एक उद्देश्य बताया है कि मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस लैंड और लैंड पॉलिसी, ये जो लैंड पॉलिसी की बात है इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं। आप जानते हैं 17,31,000 एकड़ टोटल डिफेंस का लैंड है, जिसमें से 2 लाख एकड़ कैंटोनमेंट्स के पास है, 15,31,000 डिफेंस खुद रखती है। सीएजी तक की रिपोर्ट्स है कि ये मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर कभी किसी कैंटोनमेंट में जाकर अब वहां के रहने वालों की दशा दुर्दशा देखिए सर, बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जो जमीन मिलनी चाहिए वो कैंटोनमेंट नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या कितनी गुनी हो गई, उस जनसंख्या कितनी गुनी होने का एक आकलन करते हुए आपने अपना कैटेगराइजेशन बढ़ा दिया और श्रेणी 1 का कैंटोनमेंट आपने 50,000 से ऊपर कर दिया, जो 10,000 से ऊपर था। सर, वहां टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, पार्क्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। रहते तो लोग ही है ना, रहते तो इंसान ही है ना। क्या ये सारी चीजें उन्हें नहीं चाहिए? लेकिन मिलिट्री की लैंड है, इतनी सी आप छू नहीं सकते। प्राइवेट लैंड नहीं जिसको आप खरीद के बना लें, कि बाकी जगह तो प्राइवेट अस्पताल बन जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बन जाते हैं, नगर पालिका से लोग जमीनें ले लेते हैं, वहां बना देते हैं। डिफेंस की लैंड है, इतनी सी 1 इंच जमीन को आप ले नहीं सकते। और आपकी इस लैंड पॉलिसी के कारण से वहां लोग इस तरह से रह रहे हैं कि जैसे लगता है कि नारकीय जीवन बिता रहे। सर, जिस बंगले की मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत बार अपने पिता से कहती थी कि बाबूजी हम लोग वहां जाके रहें, मेरा मन करता है रहने को, लेकिन चूंकि वहां तो कुछ आप बदल ही नहीं सकते, वो पुराने पुराने बने हुए घर हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ने चली जाती थी साइकिल लेके कि चलो मैं पेड़ के नीचे पढ़ के आऊंगी। वहां आउट हाउसेस थे और उन आउट हाउसेस में जो लोग रहते थे उनकी दुर्दशा देख के रोना आता था मुझे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। आप उसकी छत नहीं बदल सकते, आप उसकी दीवार नहीं बदल सकते, आप उसका फर्श नहीं बदल सकते, आप अंदर भी काम नहीं करा सकते। मतलब लोग वहां नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है। कैसी लैंड पॉलिसी है? आप लैंड लेकर बैठे हैं, वहां इंसान रहते हैं, वो उन इंसानों की जनसंख्या 10, 20, 50 गुनी हो गई है। उन्हें स्कूल चाहिए, उन्हें अस्पताल चाहिए, उन्हें डिस्पेंसरी चाहिए, उन्हें टॉयलेट्स चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट में लैंड पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि आप उनके लिए कुछ नहीं दे सकते। तो कृपया करके अपनी लैंड पॉलिसी को बदलिए। जो मैनेजमेंट ऑफ लैंड, जो डिफेंस के पास लैंड है उसको आप रखिए, करिए उसको पूरे को मैनेज, लेकिन जो कैंटोनमेंट में आपने दी हैं, और या फिर उसमें से सिविल एरिया काटिए। अब मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, आप लिख लें, शायद आपको वहां पता, अंबाला में एक माली परेड करके जगह, माली परेड, 150 साल से वहां वो माली रहते हैं, 150 साल से। सर, बीघों में जमीन है, कोई बड़े खेत नहीं, बीघों में जमीन है, वो केवल सब्जी बोते हैं। मुझे वैसे वो सब्जी के खेत अच्छे लगते थे, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, जाके बैठ जाती थी। गोभी उगी हुई है, मूली उगी हुई है, केवल खेती करते हैं सब्जी की, बहुत छोटी छोटी, 1-1, 2-2 बीघों के वो माली 150 साल से रहे।
हर चौथे महीने उनके सिर पर तलवार लटका दी जाती है, तुम्हें उजाड़ रहे हैं। 20 बार तो मैंने जाकर के वो नोटिस रुकवाए, हर रक्षा मंत्री के सामने गुहार की, लेकिन चूंकि आज बिल के ऊपर बोलने का मौका मिल रहा है, रक्षा मंत्री जी, मैं पूरी वेदना के साथ जो भी वजन मेरा है उसके साथ राजनीतिक वजन की बात कर रही हूँ, करते हुए मैं आपसे गुहार करना चाहती हूँ, इस मसले का आप हल निकलवा दीजिए। 150 साल से वो माली वहां बैठे हैं, माली परेड की जगह कही जाती, बहुत थोड़ी सी जगह है। ये तय हो गया था कि हरियाणा सरकार उसके बदले में उतनी जमीन उन्हें दे देगी और ये जमीन आप उनको अलॉट कर देंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं है। सरकार अब हरियाणा में आप ही की है, अगर आपको उसमें कोई कमी बेशी है तो वो आप कर लीजिए, जितनी जमीन आपने लेनी है ले लीजिए, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ लेने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत जमीन है, क्यों लालची हो रहे हैं, क्यों लोभी हो रहे हैं? जिनके पास कम हो वो तो कहो कि 150 एकड़ के बदले में हमें 150 एकड़ दो तब हम देंगे। आपके पास तो लाखों एकड़ जमीन है, 2 लाख एकड़ के मालिक हैं आप कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, 15,31,000 के मालिक हैं आप डिफेंस के। आपके लिए 150 एकड़ क्या मायने रखता है? लेकिन अगर उस 150 एकड़ को आप वहां दे देंगे तो वहां घर बस जाएंगे, हजारों घर बस जाएंगे, दुआएं देंगे लोग आपको। आपकी एक लैंड पॉलिसी के कारण वो माली परेड के लोग हर दिन बेघर होने का डर लेकर के जी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये माली परेड का मसला सुलझा दीजिए। इसी तरह से बंगलोज में 2 तरह की जमीन है, ओल्ड ग्रांट की जमीन है और लीज की जमीन है। अब लोग कहते हैं कि कानून के मुताबिक ओल्ड ग्रांट की जमीन पर आपका कोई हक नहीं, लेकिन ओल्ड ग्रांट की जमीन के ऊपर भी आप अपना हक जमाए बैठे। लोग इतना तितर बितर नहीं कर, इतनी सी चीज इधर से इधर नहीं कर सकते और हर बार आकर रोते हैं, लेकिन हम अपने आप को असहाय पाते हैं क्योंकि मिलिट्री का मामला है, बाकी कोई हो तो हम कर भी दें। इसीलिए जो मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि अगर निर्वाचित सदस्य कैंटोनमेंट बोर्ड में ज्यादा होंगे तो वो ये फैसले संवेदनशीलता से ले सकेंगे, चाहे वो टैक्स के असेसमेंट का फैसला हो, चाहे वो ओल्ड ग्रांट का मसला हो, चाहे वो लीज होल्ड जमीन का मसला हो, चाहे वो इस तरह के मसले हों। लेकिन अगर वो बैठ करके उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं बनाएंगे, अगर आप अध्यक्ष निर्वाचित बना देंगे तो कम से कम वो लोग बैठ करके इनके फैसले संवेदनशीलता से कर सकेंगे, जो नहीं हो पा रहे। लेकिन आपने तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो निर्वाचित सदस्य किया करते थे, अब तो वो अधिकार भी ले रहे हैं और वो अधिकार भी सीईओ को दे रहे हैं। तो आज के बाद ये बिल पारित हो जाने के बाद तो कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर और सीईओ के द्वारा चलाया जाएगा और बाकी तो निर्वाचित सदस्य ठीक है, एक उनको तगमा जरूर मिल जाएगा कि वो बोर्ड के सदस्य चुनकर गए हैं, लेकिन जाकर बैठेंगे, चलेगी अफसरों की और अल्टीमेटली जो वो चाहेंगे वो होगा। आप मानिए वो संवेदनशीलता एक इलेक्टेड मेंबर में होती है, जनप्रतिनिधि में होती है, वो जगह जगह जाता है बैठता, वो अधिकारी में नहीं होती। ये हमसे ज्यादा कौन जानेगा, आपसे ज्यादा कौन जानेगा? इसीलिए मैं मंत्री के आगे गुहार कर रही हूँ, वरना 20 बार वहां के अफसरों से तो बात हो चुकी है। और आज ये मौका मेरा इस अवसर का लाभ उठाकर, क्योंकि प्रासंगिक है ये चीजें, मैं आपके सामने कहना चाह रही हूँ। रक्षा मंत्री जी केवल इन मसलों का हल नहीं करिए, बल्कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात, आपको कुछ नहीं करना, स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशात हैं उनके आधार पर आप संशोधन ले आइए। अभी ये बिल इस रूप में पारित कराना चाहते हैं, करा लीजिए। इस स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को मुझे लगता है आपने देखा नहीं, और आप जो जैसे जैसे अधिकारियों ने आगे बिल दे दिया उस तरह से आप बिल ले आए। इन स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को पढ़िए। तो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष विखे बाबा साहब पाटिल थे, जिनको आपने देखा स्वयं कितने सादे, कितने भोले, कितना लोगों को जानने वाले वो व्यक्ति हैं, आप ही के दल में हैं। लेकिन उनकी अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें दी हैं, ये अनुशंसाएं दी हैं। अगर आपने इन सिफारिशों को पढ़ लिया होता और अध्ययन करने के बाद एनालाइज कर लिया होता तो मेरा मन कहता है कि आप निश्चित तौर पर इसमें से बहुत से संशोधन स्वीकार करके लाते, लेकिन शायद व्यस्तता के कारण आप इसको देख नहीं पाए हैं। मेरी आपसे गुहार है, जो संशोधन मैं आज लाई हूं वो सारे के सारे आपके स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है, 119(1) को छोड़कर। बाकी सारे के सारे संशोधन आप 119(1) और 168 वाला वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उसके ऊपर उनका कमेंट जरूर है। लेकिन बाकी सारे के सारे संशोधन आपकी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही मैंने बनाए हैं, उनको आज स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बाकी जो कमेटी की सिफारिशें हैं उनको भी लेकर के आप नया बिल लाइए। और आखिरी बात आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि 1999 से लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए, वो आखिरी चुनाव था। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड वेरी कर दिए गए और वेरी कर जाने के बाद 7 साल हो गए
चुनाव नहीं हुए। सिकंदराबाद में एक पिटीशन डली हुई है, उस पिटीशन पर फैसला पक्ष में हुआ है। चुनाव के 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं, वो पुराने एक्ट के तहत ही हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये बिल पारित हो जाने के बाद आप ये भी आश्वासन दे दीजिए कि ये बिल पारित होने के बाद तुरंत आप चुनाव कराएंगे, ताकि 7 बरस से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैंटोनमेंट बोर्ड्स में रुकी हुई है वो प्रक्रिया वापस शुरू हो जाए, दोबारा से चुने हुए लोग आ जाएं। लेकिन चुने हुए लोग ऐसे ही नहीं आए। बात एक रह गई, वो मैं और आपसे कह दूं। आपने रक्षा मंत्री जी एमएलए और एमपीज को इसमें मेंबर बनाया, विधायक और सांसद को आपने एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया इसमें, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं दिया, वोट का अधिकार नहीं दिया। आप जब डीम्ड म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं तो आप देखिए संविधान की धारा 243 PE, उसमें ये है कि जो एमएलए एमपी वहां सदस्य होंगे उनको राइट टू वोट दिया जा सकता है, और बहुतों ने दिया। मैं दिल्ली में जब दिल्ली से एमपी थी तो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेंबर भी थी, हमें राइट टू वोट था। पंजाब में राइट टू वोट है, चंडीगढ़ में राइट टू वोट है। तो नगर पालिकाओं में जहां विधायकों सांसदों को मेंबर बनाया जाता है, वो दर्शनी दीवा बनाने के लिए नहीं बनाया जाता कि वो जाके वहां की शोभा बढ़ा दे बैठ दे, बल्कि इसलिए बनाया जाता है कि वो निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो। अंबिका जी यहाँ, वो राज्यसभा की एमपी थी, आप जरूर मेंबर रही होंगी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी उस समय एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिल्ली, राइट टू वोट के साथ जनार्दन जी हैं। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जब आपने एमएलए और एमपी को बनाया है वहां एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो उनको राइट टू वोट तो दीजिए। वो भी एक संशोधन मैंने दिया जिसमें मैंने कहा कि उनको मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो बातें मैंने आपके सामने कही है, मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं केवल अपने मन की वेदना, अपने अनुभव और अपनी समझ और जो मैंने स्वयं भोगा है उसके आधार पर मैंने ये बातें रखी हैं। मुझे लगता है रक्षा मंत्री मेरी इस वेदना को समझेंगे और जो संशोधन मेरे हैं उन संशोधनों को भी स्वीकार कर लेंगे, और बाद में भी स्टैंडिंग कमेटी के आधार पर नए संशोधन लाते हुए इस बिल को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएंगे। तब तो वो उद्देश्य सार्थक हो सकेगा, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में लिखा है। वरना तो एक और बिल हम पारित कर देंगे। और मैं आपसे कह दूं, अगर ये बिल इसी रूप में कार्यरत हुआ तो 1924 के बिल से ज्यादा अनडेमोक्रेटिक बिल कहा जाएगा, ज्यादा रेट्रोग्रेड बिल कहा जाएगा, ज्यादा रिग्रेसिव बिल कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। श्री जयप्रकाश अग्रवाल। सभापति जी, मैंने बहुत ध्यान से सुषमा जी का भाषण सुना और सही भी है, जैसा